हम स्टार्ट कर रहे हैं आइलर थ्योरम। आइलर थ्योरम क्या कहती है? द नॉर्मल कर्वेचर कप्पा एन एट ए पॉइंट ऑन द सरफेस इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल कर्वेचर कप्पा ए एंड कप्पा बी बाय द फॉर्मूला दिस। कहता है कोई भी नॉर्मल कर्वेचर दे रखा है कि कोई पॉइंट लिया सरफेस के ऊपर, उसका नॉर्मल कर्वेचर कप्पा एन होता है अपने पास। वो कहता है प्रिंसिपल कर्वेचर है उसका कप्पा ए और कप्पा बी, और कप्पा एन क्या होगा? कप्पा एन होगा हमारे पास कप्पा ए कोस स्क्वायर शाई प्लस कप्पा बी साइन स्क्वायर शाई। इस फॉर्मूले को बोलते हैं हम आइलर फार्मूला, वेयर कप्पा एंड कप्पा बी आर द प्रिंसिपल कर्वेचर, शाई इज द एंगल विच द डायरेक्शन डी यू डी वी ऑफ द नॉर्मल सेक्शन मेक्स विद द प्रिंसिपल डायरेक्शन डी वी इज इक्वल टू 0। अब पढ़ते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ क्या कहता है? कहता है लेट द लाइन ऑफ कर्वेचर बी टेकन एज पैरामीट्रिक कर्व्स। हम ले लेते हैं पैरामीट्रिक कर्व। पैरामीट्रिक कर्व होती है मेरे पास यू कॉन्स्टेंट वी कॉन्स्टेंट, देन एफ इज इक्वल टू 0 एम इज इक्वल टू 0। अगर हम लाइन ऑफ कर्वेचर पैरामीट्रिक कर्व लेते हैं तो हमारे पास एफ और एम जो होता है वो 0 होता है। ऊपर हमने कहा था, ये देखो, ये इससे ऊपर वाली जो थ्योरम की थी। एंड द नॉर्मल कर्वेचर, नॉर्मल कर्वेचर क्या था? कप्पा एन इज इक्वल टू एल डी यू स्क्वायर प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। यहाँ पर एफ और एम को कर दो 0 पुट। एफ और एम को 0 पुट किया तो ये वाली टर्म खत्म हो जाएंगी। ये रह जाएगा कप्पा एन इज इक्वल टू एल डी यू स्क्वायर प्लस एन डी वी स्क्वायर डिवाइड बाई ई। यहाँ ठीक, ये ठीक करो, यहाँ पर ठीक करना है तुम्हें। यहाँ आता है अपने पास ई, ठीक है, ई एफ जी आता है ना, तो यहाँ हो गया अपने पास ई डी यू स्क्वायर प्लस जी डी वी स्क्वायर। कहते हैं नाउ सिंस द डायरेक्शन वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पैरामीट्रिक कर्व लेनी है ना, पैरामीट्रिक कर्व ले ली वी कॉन्स्टेंट। वी कॉन्स्टेंट होती है तो डायरेक्शन कोफिशिएंट क्या होते हैं? 1/√e और 0। ये हम कर चुके हैं किसमें? पिछली यूनिट में, ठीक है। आर्टिकल किया था हमने और वहाँ उसमें ये प्रूव किया था 1/√e और 0 होते हैं, और u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है तो उसके डायरेक्शन कोफिशिएंट होते हैं 0, 1/√g आर द प्रिंसिपल डायरेक्शन। सो द कर्वेचर फॉर दिस आर प्रिंसिपल कर्वेचर एंड गिवन बाय दिस। कहते हैं ये इसलिए अगर ये होगा हमारे पास तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी? प्रिंसिपल कर्वेचर हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल डायरेक्शन है। एंड आर गिवन बाय कप्पा इज इक्वल टू एल बाई ई। ये कैसे आया? डी वी इज इक्वल टू 0 पुट कर दो इसमें। एक बार हमने ये लेना है ना कि v कांस्टेंट था तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में dv को 0 पुट कर दो। dv को 0 पुट करोगे तो ये और ये टर्म खत्म। कप्पा एन इज इक्वल टू एल डी यू स्क्वायर डिवाइड बाई ई डी यू स्क्वायर। डी यू स्क्वायर कट जाएंगे, कप्पा एन क्या रह जाएगा? एल बाई ई। तो कप्पा एन रह गया एल बाई ई। इसी तरीके से एक बार हमने कर्व ले लिया है यू कॉन्स्टेंट होगा तो इसका डेरिवेटिव 0, मतलब यू वाली टर्म को 0 पुट कर दोगे तो कप्पा बी रह जाएगा एन बाई जी। तो यहाँ से कप्पा ए आ गया एल बाई ई, कप्पा बी आ गया एन बाई जी। कहता है नाउ एज द डायरेक्शन डी यू डी वी मेक्स एन एंगल शाई विद द पैरामीट्रिक कर्व वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कहता है हमारे पास डायरेक्शन डी यू डी वी कितने का एंगल बना रही है? शाई एंगल बना रही है विद द पैरामीट्रिक कर्व वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो वी गेट कोस शाई क्या हो जाएगा? 1/√e ई डी यू बाई डी एस प्लस एफ डी वी बाई डी एस। ये भी हम निकाल चुके हैं। पेज नंबर 307 पर जाकर देखना, वहाँ पर ये था कोस थीटा इज इक्वल टू ई एल एल डैश प्लस एफ एल एम डैश प्लस एल डैश एम प्लस जी एम एम डैश। यहाँ एफ तो पहले ही पुट करना था हमें 0, तो एफ तो 0 हो जाएगा हमारे पास। फिर उसके बाद हमने क्या किया था कि हमारे पास कर्व कौन सी है? वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली। जब वी कॉन्स्टेंट होता है तो हमारे पास कोस फाई का जो एंगल जो बनता है वो हमारे पास बन जाता है ये 1/√e ई डी यू बाई डी एस प्लस एफ डी वी बाई डी एस, ठीक है। यहाँ से फिर एफ को 0 पुट कर दो। एफ को 0 पुट करोगे तो ये क्या रह जाएगा? √e डी यू बाई डी एस। ये पेज नंबर 307 पे किया, जाकर देखोगे। कोस शाई निकाला था, कोस शाई और साइन शाई भी निकाला था। साइन शाई होता है अपने पास h/√e डी वी बाई डी एस। ये भी 307 पेज पे ही है। h की वैल्यू रखी, h क्या होता है? ई जी माइनस एफ स्क्र। ई जी माइनस एफ स्क्र एच स्क्र होता है वो, तो इसका रूट भी आ जाएगा ई जी माइनस एफ स्क्र अंडर द रूट डिवाइड बाई √e डी वी बाई डी एस। फिर इसके बाद ये क्या बन गया अपने पास? एफ को पुट कर दिया 0, एफ 0 होते ये बन जाएगा √e जी डिवाइड बाई √e और √e कट जाएगा, ये रह जाएगा √g डी वी बाई डी एस। ऑल्सो वी हैव फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म क्या थी? डी एस स्क्र इज इक्वल टू ई डी यू स्क्र प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्र। एफ को पुट कर दो 0, ये बन गया ई डी यू स्क्र प्लस जी डी वी स्क्र। कहते हैं नाउ फ्रॉम 1, ये देखो 1 ये रही, ठीक है, 1 ये रही। अब देखो ये आ गया अपने पास डी एस स्क्र इज इक्वल टू ई डी यू स्क्र प्लस जी डी वी स्क्र। अब फ्रॉम वन ये रही 1 इक्वेशन, ये
कप्पा एन इक्वल टू एल डी यू स्क्वायर प्लस जी डी वी स्क्वायर, यहाँ पर ई डी यू स्क्वायर प्लस जी डी वी स्क्वायर, इसकी जगह क्या रख दोगे डी एस स्क्वायर, तो ये बन जाएगी कप्पा एन इक्वल टू एल डी यू स्क्वायर प्लस एन डी वी स्क्वायर डिवाइड बाई डी एस स्क्वायर। ये देखो इसने बना दी, ये बन गया अपने पास डी एस स्क्वायर। फिर उसके बाद अलग अलग कर दिया, एल डी यू बाई डी एस का स्क्वायर प्लस एन डी वी बाई डी एस का स्क्वायर हो गया अपने पास। फिर ये क्या बन गया अपने पास डी यू बाई डी एस, डी यू बाई डी एस और डी वी बाई डी एस की रख दी वैल्यू, कहाँ से, यहाँ से, ये तुमने निकाल ली। डी यू बाई डी एस क्या हो जाएगा कोस शाई बाई रूट ई, यहाँ से डी वी बाई डी एस क्या बन जाएगा साइन शाई बाई रूट जी, तो कोस शाई बाई रूट जी, तो डी यू बाई डी एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर शाई बाई ई और साइन स्क्वायर शाई बाई जी। यहाँ से कप्पा एन क्या बन गया, कप्पा एन बन गया एल बाई ई, एल बाई ई को तुम क्या कह के आए हो कप्पा ए कोस स्क्वायर शाई प्लस एन बाई जी को क्या कह के आए हो कप्पा बी प्लस कप्पा बी साइन स्क्वायर शाई। यही था ना हमारे पास आइलर फार्मूला, इंपॉर्टेंट है। अब आई इसकी क्रोलरी, कहता द सम ऑफ द नॉर्मल कर्वेचर इन टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर एट दैट पॉइंट। कहता है कि हमारे पास क्या होगा नॉर्मल कर्वेचर का सम जो होगा इन टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन किसके इक्वल होता है सम ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर के एट दैट पॉइंट, सम ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर के इक्वल होता है। प्रूव पढ़ते हैं कप्पा एन वन कप्पा एन टू हमने क्या ले लिए नॉर्मल कर्वेचर ले लिए, डिनोट द नॉर्मल कर्वेचर इन इट्स टू ऑर्थोगोनल डायरेक्शन ऑन द सरफेस। शाई हमने एंगल ले लिया बिटवीन द फर्स्ट डायरेक्शन एंड द प्रिंसिपल डायरेक्शन डी वी इज इक्वल टू 0 के बीच में। दस द एंगल बिटवीन द सेकंड डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल डायरेक्शन डी यू इक्वल टू 0 विल बी पाई बाई 2 प्लस शाई, क्योंकि हमारे पास ये जो है ऑर्थोगोनल होते हैं ना, इसीलिए अपने पास दूसरा एंगल क्या बन जाएगा पाई बाई 2 प्लस शाई। जस्ट फ्रॉम आइलर फार्मूला था ये हमारे पास क्या बन जाएगा कप्पा एन वन इज इक्वल टू कप्पा ए कोस स्क्वायर शाई प्लस कप्पा बी साइन स्क्वायर शाई। तो ये बन गया कप्पा एन वन इज इक्वल टू कप्पा ए कोस स्क्वायर शाई की जगह हमने क्या वैल्यू रख दी पाई बाई 2 प्लस शाई, कप्पा बी साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस शाई, क्योंकि दोनों ही एंगल लेने हैं ना, एक बार शाई और एक बार क्या लेना है पाई बाई 2 प्लस शाई। तो एक कप्पा एन वन ये बन गया, कप्पा एन टू हमने कह दिया पाई बाई 2 प्लस शाई वाले एंगल से बनेगा, तो ये क्या बन गया कप्पा ए साइन स्क्वायर शाई प्लस कप्पा बी कोस स्क्वायर शाई। मीन्स क्या कि हम जो है एंगल चाहे शाई बना लें चाहे पाई बाई 2 प्लस शाई बना लें, कि हमारे पास जो ऑर्थोगोनल जो नॉर्मल कर्वेचर है वो किसके इक्वल आता है सम ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर के इक्वल आता है। कहते हैं नाउ ये आ गई दो इक्वेशन, कहते हैं नाउ एडिंग 1 and 2 वी हैव कप्पा एन वन प्लस कप्पा एन टू, ये क्या बन जाएगा कप्पा ए प्लस कप्पा बी। यही दिखाना था ना कि सम ऑफ नॉर्मल कर्वेचर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल कर्वेचर, और इसको बोलते हैं डुप्लिंस थ्योरम। ठीक है, पेपर में आती है स्टेट एंड प्रूफ डुप्लिंस थ्योरम। अगर पेपर में ये आती है डुप्लिंस थ्योरम तो इसके लिए पहले आइलर थ्योरम का प्रूफ दोगे और फिर उसके बाद जो है वो डुप्लिंस थ्योरम का प्रूफ दोगे। ठीक है, नेक्स्ट आया अपने पास जोशी-मस्थल थ्योरम। जोशी-मस्थल थ्योरम जो है अपने पास यूनिट 4 की थ्योरम है, लेकिन अभी हम यहीं पर करेंगे इसी टॉपिक के साथ ही, क्योंकि ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है अपने पास। जोशी-मस्थल थ्योरम से पहले मैं तुम्हें रोड्रिग्यू फार्मूला की स्टेटमेंट बता रही हूँ। रोड्रिग्यू फार्मूला अपने पास सिलेबस में है नहीं, लेकिन उसकी ना स्टेटमेंट का यूज़ होना है, तो वो एक बार स्टेटमेंट देख लो क्या कहता है। कहता है नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन दैट ए कर्वेचर, पेज नंबर 340 पे, नेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन दैट ए कर्व ऑन ए सरफेस बी लाइन ऑफ कर्वेचर इज दैट डी एन बाई डी एस प्रोपोर्शनल टू डी आर बाई डी एस। कहता है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बता रहा है किसके लिए, दैट ए कर्व ऑन ए सरफेस बी लाइन ऑफ कर्वेचर, किसी कर्व का जो है लाइन ऑफ कर्वेचर बनने के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या है कि डी एन बाई डी एस प्रोपोर्शनल होना चाहिए डी आर बाई डी एस के, या फिर क्या है प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इसने लिख दिया डी एन प्लस कप्पा डी आर इज इक्वल टू 0 एट ईच पॉइंट वेयर कप्पा डिनोट्स द नॉर्मल कर्वेचर। तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है किसी कर्व का लाइन ऑफ कर्वेचर बनने के लिए ये, तो ये स्टेटमेंट याद रखोगे, इसका हम इसको आगे यूज़ करेंगे। अब आ जाओ जोशी-मस्थल थ्योरम पे। जोशी-मस्थल थ्योरम देखो क्या कहती है। कहता है इफ द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सरफेस इज ए लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन बोथ द सरफेसेस देन द सरफेस कट एट कांस्टेंट एंगल। कहता है अगर हमारे पास कोई दो सरफेस दे रखे हैं, ठीक है, उनका कर्व ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है लाइन ऑफ कर्वेचर बन रहा है फॉर बोथ द सरफेस, दोनों सरफेस के लिए, देन द सरफेस जो होगा वो कट करेंगे कांस्टेंट एंगल पे।
फिर दोबारा बता देती हूँ, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है ये भी। कहता है कोई हमारे पास दो सरफेस हैं, उन दोनों सरफेस का कर्व ऑफ इंटरसेक्शन किया। कहता है दो सरफेस के ऊपर कर्व ले ली, उनका इंटरसेक्शन किया, और वो इंटरसेक्शन हमारे पास क्या बनता है, लाइन ऑफ कर्वेचर बनता है। तो वो हमारे पास सरफेस जो होंगे वो कट करेंगे कांस्टेंट एंगल पे। कन्वर्स देखो क्या कहता है इफ टू सरफेस कट एट कांस्टेंट एंगल, अगर दो सरफेस जो है वो कट कर रहे हैं कांस्टेंट एंगल पे, एंड द कर्व ऑफ इंटरसेक्शन इज ए लाइन ऑफ कर्वेचर ऑफ वन ऑफ देम। कहता है और जो कर्व है वो क्या बन रही है, लाइन ऑफ कर्वेचर बन रही है एक सरफेस के ऊपर, देन इट इज ऑल्सो ए लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन द अदर। तो वो दूसरे सरफेस के लिए भी क्या बनेगी, लाइन ऑफ कर्वेचर बनेगी। फिर दोबारा बता देती हूँ स्टेटमेंट जोशी-मस्कल थ्योरम की। कहता है हमारे पास कोई दो सरफेस थे, उन दो सरफेस के ऊपर दो कर्व ले लिए, उन कर्व का इंटरसेक्शन हमारे पास क्या बन रहा है, लाइन ऑफ कर्वेचर बन रहा है दोनों सरफेस के लिए। तो वो सरफेस क्या करेंगे, कांस्टेंट एंगल पे कट करेंगे। कन्वर्स क्या कहता है अगर सरफेस जो है वो कट कर रहे हैं कांस्टेंट एंगल पे, और हमारे पास जो एक कर्व है उस कर्व का इंटरसेक्शन एक सरफेस के लिए तो बन रहा है हमारे पास लाइन ऑफ कर्वेचर, अगर ये कंडीशन है तो वो दूसरे सरफेस के लिए भी क्या बनेगा, लाइन ऑफ कर्वेचर ही बनेगा। होगी स्टेटमेंट क्लियर। प्रूफ पढ़ते हैं। कहता है सपोज द टू सरफेस S1 एंड S2 इंटरसेक्ट इन द कर्व C। कहता हमने दो सरफेस ले लिए और वो इंटरसेक्ट करने हैं कर्व C के ऊपर। लेट P बी द पॉइंट ऑन द कर्व C। P हमने पॉइंट ले लिया कर्व C के ऊपर, हुज पोजीशन वेक्टर इज R। पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ले लिया R, एंड लेट N1 N2 बी द यूनिट नॉर्मल टू द टू सरफेस एट P। N1 और N2 हमने क्या ले लिए, यूनिट नॉर्मल ले लिए P पॉइंट के। कहता नाउ इन केस द कर्व C इज ए लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन द सरफेस S1। ये कंडीशन लेकर चलें कि दोनों सरफेस के लिए वो लाइन ऑफ कर्वेचर है। कहता है द कर्व C इज ए लाइन ऑफ कर्वेचर ऑफ S1 के लिए लाइन ऑफ कर्वेचर है तो रॉड्रिक फार्मूला लगाओ। रॉड्रिक यू फार्मूला कहता है अपने पास कि कप्पा dr प्लस में dn1 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल, या फिर कप्पा dr बाई ds प्लस dn1 बाई ds इज इक्वल टू 0। रॉड्रिक यू फार्मूला लगा दिया। यहाँ से क्या आ गया, dn1 बाई ds इज इक्वल टू, इसको उधर ले गए, माइनस कप्पा dr बाई ds। dr बाई ds क्या बनता है, t, वेयर t इज द यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू c एट p। सिमिलरली हमारे पास क्या बनेगा, c जो कर्व है वो S2 के लिए भी लाइन ऑफ कर्वेचर है, तो N2 के लिए क्या बन जाएगा, कप्पा dr बाई ds प्लस dn2 बाई ds इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा अपने पास, यहाँ से बन जाएगा, इसने अभी उसका यूज़ नहीं करा, इसने दूसरे कंडीशन का यूज़ कर दिया पहले। देखो वहाँ से हमारे पास ये बनेगा dn2 बाई ds इज इक्वल टू माइनस का कप्पा t। ठीक है, वहाँ से dn2 के लिए भी कंडीशन आएगी, पर ये यूज़ क्या कर रहा है, ये सेकंड कंडीशन यूज़ कर रहा है। कहता है नाउ n2 डॉट dn1 बाई ds, n2 डॉट dn1 बाई ds निकाल रहे हैं। ये क्या बन गया, n2 डॉट dn1 बाई ds की वैल्यू रखी माइनस का कप्पा t। ये हमारे पास किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल। क्यों 0 के इक्वल आया, क्योंकि दोनों जो है अपने पास n2 और n1 जो होते हैं वो नॉर्मल वेक्टर्स होते हैं, नॉर्मल होते हैं ना, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 0 के इक्वल। तो यहाँ से ये आ गया 0 के इक्वल। इट मीन्स n2 जो हो गया वो परपेंडिकुलर हो गया, n2 डॉट कप्पा t की डॉट प्रोडक्ट आ गई 0। इसका मतलब n2 किसके परपेंडिकुलर हो गया, t के। नाउ बिकॉज t इज टेंजेंशियल टू द सरफेस S2। अब t जो है वो टेंजेंट है टू द सरफेस S2 के लिए भी मैंने कहा है ना। सिमिलरली जो होगा वो हमारे पास क्या आएगा, dn2 बाई ds जो होगा वो माइनस का कप्पा t भी आएगा, ये भी आएगा ना। तो ये यहीं पर इसका यूज़ कर रहा है। t जो है हमारे पास टेंजेंशियल सरफेस है S2 के लिए भी। सिमिलरली इफ द कर्व इज ऑल्सो लाइन ऑफ कर्वेचर ऑन द सरफेस S2, यहाँ पर इसका यूज़ कर दिया। देखो तो वहाँ से क्या आ जाएगा, n1 डॉट dn2 बाई ds इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये कंडीशन आ जाएगी ना। कहता है लाओ लेट थीटा बी द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू सरफेस एट P। थीटा हमने ले लिया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, देन थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल ऑफ द टू द सरफेस एट P। कहता है इंटरसेक्शन है दो सरफेस का, इसका मतलब दोनों क्या होगा, किसका एंगल होगा, नॉर्मल के बीच का। हैंस कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, n1 डॉट n2। कोस थीटा n1 डॉट n2 हो गया। नाउ इसको मान लिया क्वेश्चन नंबर 4, डिफ्रेंशिएशन किया d बाई डी एस कोस थीटा, d बाई डी एस n1 डॉट n2। n1 डॉट n2 के ऊपर क्या लगाया, u v, n1 डॉट dn2 बाई डी एस प्लस n2 डॉट dn1 बाई डी एस। अब इन दोनों की वैल्यू क्या ऊपर निकाल के आए हो, 0, तो इसकी दोनों की वैल्यू रख दी 0। इट मीन्स डी बाई डी एस कोस थीटा क्या आ गया, 0। इसका मतलब कोस थीटा क्या आ गया,
कांस्टेंट। इसका मतलब थीटा क्या आ गया, कांस्टेंट। तो हमने यही बताना था कि अगर दोनों हमारे पास सरफेस जो है वो लाइन ऑफ कर्वेचर बन रहा है तो सरफेस जो है कट करेंगे कांस्टेंट एंगल पे। तो यही आ गया ना, थीटा आ गया कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? कन्वर्स पढ़ते हैं। कन्वर्स में हमारे को दे रखा है क्या कि अगर दो सरफेस कांस्टेंट एंगल पे कट कर रहे हैं और उनमें से एक सरफेस के ऊपर जो है लाइन ऑफ कर्वेचर है तो दूसरे सरफेस के ऊपर भी हमारे पास क्या बनेगा, लाइन ऑफ कर्वेचर बनेगा। तो लेकर चला कन्वर्सली, इफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन थीटा of the two surface S1 and S2 is constant and the curve C is the line of curvature on first surface, it means on S1, then cos theta is equal to constant। ये ऊपर करके आए थे, बिल्कुल उल्टे स्टेप चलाएगा। अब डी बाई डी एस कोस थीटा क्या हो गया, डी बाई डी एस एन वन डॉट एन टू, उल्टे स्टेप चलाने शुरू कर दो, इक्वल टू जीरो। खोला इसने एन वन डॉट डी एन टू बाई डी एस प्लस एन टू डॉट डी एन वन बाई डी एस इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से अब एक कंडीशन तो अपने पास है, दूसरी निकल जाएगी। देखो नाउ C1 जो है लाइन ऑफ कर्वेचर है ऑन S1, इसका मतलब N2 डॉट डी एन वन बाई डी एस क्या हो जाएगा, जीरो। अब देखो इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 6, यहाँ पर इसकी रख दो वैल्यू, इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दो। वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, N1 डॉट डी एन टू बाई डी एस इज इक्वल टू जीरो। इस बात का मतलब क्या कि N2 कॉन्स्टेंट हो गया, N2 जो होगा कहता बट N2 इज ए कांस्टेंट मॉडुलस। अब N2 जो होता है यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस होता है 1, तो N2 जो होता है हमारे पास कांस्टेंट मॉडुलस हो गया। कांस्टेंट मॉडुलस है, इसका मतलब N2 डॉट डी एन टू बाई डी एस क्या हो जाएगा, जीरो। इसको ठीक करो, यहाँ आना था N1 डॉट डी एन टू बाई डी एस इक्वल टू जीरो। कहता फ्रॉम 7 and 8 वी कंक्लूड दैट डी एन टू बाई डी एस क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो गया। अच्छा ठीक है, यहाँ पर N2 ही आएगा, ठीक है। N1 वाली कंडीशन यहाँ से निकल गई, N2 का कांस्टेंट मॉडुलस होता है तो ये कंडीशन N2 के लिए भी होल्ड करेगी। इट मीन्स N2 डॉट डी एन टू बाई डी एस जीरो। तो इस इक्वेशन से क्या आ गया कि डी एन टू बाई डी एस जो है वो परपेंडिकुलर हो गए N1 के भी और N2 के भी। N1 और N2 दोनों के परपेंडिकुलर हो गए तो इनके क्रॉस प्रोडक्ट के क्या हो जाएंगे, पैरेलल। कहता है देयरफॉर इट इज पैरेलल टू N1 क्रॉस N2। N1 क्रॉस N2 क्या अपने पास था, T, it means parallel to T and hence the curve of intersection of the second surface, it means dn2 by ds is parallel to T। और dn2 by ds जो हो गया, अगर पैरेलल हो गया T के तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, dn2 by ds is equal to सम कांस्टेंट इनटू में T। तो सम कांस्टेंट इसने ले लिया माइनस कप्पा इनटू T where kappa is some scalar, hence from Rodriguez formula the curve of intersection is the line of curvature on S2। is that clear? इसको रीड करके देखना, कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर डिस्कस करेंगे।